हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस पॉलिटिकल साइंस नेट अचीवर्स यूट्यूब चैनल। आप सब लोगों को जय हिंद। आज हम बात करेंगे फेमिनिज्म अर्थात नारीवाद के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो नारीवाद जो फेमिनिज्म जो आइडियोलॉजी है ये आपके नेट के सिलेबस में लगा हुआ है और इस पे भी हम बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं। फेमिनिज्म से कई बार बुक्स पूछी जाती है। जो भी मेन फेमिनिस्ट थिंकर्स हैं, ठीक है, उनकी बुक्स पूछी जाएंगी, उनसे मैच करने के लिए आएगा, या उनकी कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशन की विमेंस इमेंसिपेशन पे जो नारी मुक्ति है उसके ऊपर किसने क्या क्या बात कही है, किस किस तरह से राइटिंग्स अपनी लिखी है, ठीक है। इस तरह से बहुत तरीके से अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इवन आजकल जो एक जो चेंज हुआ है, जो एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हुआ है, जिसमें हम क्या देखते हैं कि मैक्सिमम 10 क्वेश्चन आपकी सेकंड पेपर में, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस के सेकंड पेपर में, जो आपका जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर होता है, ठीक है, फर्स्ट पेपर तो जनरल होता है आप सब लोगों के लिए, लेकिन जो सेकंड पेपर होता है पॉलिटिकल साइंस का, जो अपना सब्जेक्ट का पेपर होगा, उसमें जो है अब आपको 2 पैराग्राफ भी आते हैं, जिसमें आपको ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो 2 पैराग्राफ को पढ़ के आपको वो क्वेश्चन जो है सॉल्व करने होते हैं। तो कई बार इवन प्रीवियस में हमने देखा फेमिनिज्म पे भी जो उन्होंने एक पैराग्राफ डाला हुआ था, ठीक है, नारीवाद के ऊपर उन्होंने पैराग्राफ डालते हैं, मार्क्सवाद के ऊपर पैराग्राफ डालते हैं, ठीक है, इस तरह से पोस्ट मॉडर्निज्म पे पैराग्राफ डालते हैं। तो वहाँ से आपको उन सब चीज़ों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, ताकि आपको वहाँ से जो भी क्वेश्चन बने आप उन सब क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ, उस चीज़ को पढ़ के, ठीक है, उसको रीड आउट करके आप जो है गिवन क्वेश्चंस का आंसर जो है आप राइट चूज़ कर पाओ। तो इसी तरीके से फेमिनिज्म पे भी मोस्ट प्रोबेबली चांसेस रहते हैं कि उस पर भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए, फेमिनिज्म जो नारीवाद है, मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बात करेंगे आज हम नारीवाद के बारे में, ठीक है। तो देखिए, जो पहला डायरेक्ट क्वेश्चन आपको बनता है वो ये है कि पहली बार शब्द का प्रयोग किसने किया था? चार्ल्स फोरियर ने, जो 1837 में इन्होंने किया था। चार्ल्स फोरियर कौन थे? यूरोपियन सोशलिस्ट थे और ब्रिटिश समाजवाद का पिता भी इनको माना जाता है, चार्ल्स फोरियर, ठीक है। तो इन्होंने जो पहली बार फेमिनिज्म का जो शब्द था ये, इसका प्रयोग किया था कहीं ना कहीं महिलाओं के समान अधिकार का उल्लेख करने के लिए, ठीक है। देखिए, जो नारीवाद है वो क्या मानता है कि इसमें विमेन एमेंसिपेशन की बात की जाती है, सबसे पहले नारी मुक्ति की बात की जाती है। किस चीज़ से मुक्ति? देखिए, नारीवाद का ये मानना कि जो सोसाइटी है ना वो एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, ठीक है, जो किसका नतीजा है? पैट्रियार्किकल इंस्टीट्यूशन का, जो एक जो पितृसत्तात्मक सत्ता थी या पितृसत्तात्मक जो व्यवस्था थी समाज में, ठीक है, जिसमें क्या माना जाता है? पैट्रियार्की का साधारण सा मतलब आप यूँ माने रूल ऑफ फादर, ठीक है, पिता का रूल, या आप यूँ समझे कि परिवार के अंदर जो है कहीं ना कहीं एक पुरुष को जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान या शक्तिशाली समझा जाता था, परिवार के समस्त निर्णय जो है कौन लेगा? पुरुष लेगा या पिता लेगा, ठीक है। तो ये एक पैट्रियार्किकल सिस्टम था, ठीक है, और इसी को जो है कहीं ना कहीं मेल डोमिनेटेड सोसाइटी नाम दिया जाता है नारीवाद के द्वारा, ठीक है। और इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में क्या किया जाता है? विमेंस के साथ एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, विमेंस को कहीं ना कहीं उसके राइट्स से वंचित करके रखा जाता है, विमेंस को जो है पुरुषों के सबॉर्डिनेट समझा जाता है, पुरुषों के अधीन समझा जाता है, या पुरुषों के मुकाबले विमेन को जो है कमज़ोर आंका जाता है, ठीक है। देखिए, जो फिजिकल कंपोजिशन है, ठीक है, मेन एंड वीमेन की, ठीक है, तो ये एक नेचुरल इनइक्वालिटी है, ठीक है, प्राकृतिक असमानता है, जिसमें क्या है? प्रकृति ने दोनों को अलग अलग बनाया हुआ है, ठीक है, कि पुरुष जो है, ठीक है, पुरुष को जो है स्त्री के मुकाबले जो बल के आधार पर जो है ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता है, ठीक है। और यही चीज़ जो है कहीं ना कहीं मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में जो है पुरुषों को जो है स्ट्रॉन्ग बनाती है या स्ट्रॉन्ग दिखाती है कि आप जो है स्त्रियों से जो ज़्यादा ताकतवर हैं, स्त्रियाँ कमज़ोर हैं, ठीक है। और स्त्रियां जो है, जो विमेंस हैं, वो इसी बात को लेकर जो है आगे आंदोलन करती है। फेमिनिज्म जो फेमिनिस्ट हैं, ठीक है, इसके अंतर्गत आवाज़ उठाई जाती है विमेन की इमेंसिपेशन की, कि विमेन को भी जो मैन की इक्वल इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए, ठीक है, मैन के समान ही उसको सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक किसी भी क्षेत्र में जो है विमेन को मैन के इक्वल ही प्रोटेक्शन दी जानी चाहिए सोसाइटी में, ठीक है। ये मुख्य मांग है नारीवाद की, जिसमें ये बात की जाती है कि विमेन आर सफरिंग विद इनजस्टिस, ठीक है, उनकी कहीं ना कहीं एक जो स्त्रियां हैं, वुमेन्स हैं, ठीक है, लिंग के आधार पर उन लोगों के साथ जो है अन्याय किया जाता है या उन लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है, जिससे ये लोग जो है कहीं ना कहीं इनजस्टिस से सफ़र कर रही हैं, ठीक है। इसलिए बात
करती है टू एंड द वीमेंस एक्सप्लॉयटेशन, कि वीमेंस का जो एक्सप्लॉयटेशन है वो ख़त्म होना चाहिए और वीमेन को भी मैन के इक्वल जो है इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए। ठीक है, और राजनीति की एक नई परिभाषा की मांग करती है नारीवादी विचारधारा। ठीक है, जिसमें ये माना जाता है कि आप जो है पर्सनल जो स्फेयर है उसको डिफाइन कीजिए। ठीक है, क्योंकि देखिए नारी के साथ जो डोमेस्टिक इश्यूज होते हैं उसको जो है राजनीतिक न समझ के पर्सनल माना जाता है। या आप यूँ समझिए कि राजनीति के अंतर्गत विमेन के साथ जो पर्सनल इश्यूज होते हैं घर में उसको जो है डिस्कस नहीं किया जाता है। और नारीवाद यही कहता है कि जो पर्सनल मैटर्स होते हैं विमेन के उसको जो है आप पर्सनल ना रख के उसको पॉलिटिकल बनाइए, राजनीतिक बनाइए, ताकि विमेंस के अधिकारों की बात चले वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि आप जो है सिर्फ सोशल इकोनॉमिक या पॉलिटिकल सेक्टर में ही नहीं, जो उसका जो डोमेस्टिक एक जो स्टेटस है विमेन का उसको भी आप बाहर लाइए, उसको भी आप राजनीति में लाइए। वहाँ पर भी आप देखिए कि विमेन के साथ जो है पर्सनल मैटर्स में कहाँ कहाँ पे इनजस्टिस हो रहा है या विमेन का किस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों तरीके से नारीवाद बात करता है कि पब्लिकली और पर्सनली हर जगह जो विमेन के साथ एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम क्या देखते हैं कि नारीवाद जो वो पुरुष के मुकाबले नारी की स्थिति, नारी की क्या इंपॉर्टेंस है और नारी का जो कहीं ना कहीं जो राइट्स हैं, ठीक है, उन सब चीज़ों पे जो है बात की जाती है नारीवाद के अंतर्गत। ठीक है, और अगर हम देखें कि जो फेमिनिज्म है, ठीक है, इसमें मुख्य मुद्दे क्या रहे हैं, जो एक क्रम में जब ये आंदोलन चलाया गया, ठीक है, उसमें क्या क्या मुद्दे मुख्यतः सामने रखे गए थे। ठीक है, सबसे पहले इसमें स्त्री अधिकारों को मानव अधिकारों की श्रेणी में रखने की बात की गई। ठीक है, कि कहीं ना कहीं जो फीमेल के जो राइट्स हैं, ठीक है, उनको जो ह्यूमन राइट्स की तरह ही ट्रीट किया जाना चाहिए। ठीक है, मानव अधिकारों की तरह ही ट्रीट किया जाना चाहिए। दूसरी बात, स्त्री पुरुष की समानता की बात की जाती है कि सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्फेयर में स्त्री और पुरुष को जो है कहीं ना कहीं समानता दी जाए या स्त्रियों को भी पुरुषों के समान व्यवहार किया जाए। ठीक है, स्त्री को परंपरागत पराधीनता से मुक्ति दिलाना, ये भी मुख्य मुद्दा रहा है कि जो एक ट्रेडिशनल, जैसे इसमें हमने बात की कि जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, जो पैट्रियार्कल सिस्टम है, ठीक है, इससे जो है स्त्री को जो है इस पराधीनता से मुक्ति दिलाना, ये जो सब्जुकेशन है, ठीक है, विमेन की, इससे मुक्ति दिलाना भी इसका मुख्य मुद्दा रहा है। ठीक है, आगे हम देखें कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट थिंकर्स की बुक्स में जो है कहीं ना कहीं एक विमेंस की इमेंसिपेशन की बात की गई, विमेंस मुक्ति की बात की गई है और क्या क्या इसके ब्रॉड स्ट्रीम्स हैं। आगे हम देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट, जो आधुनिक पश्चिमी नारीवादी जो मूवमेंट था उसके 3 चरण हैं, मींस 3 फेजेस में जो है उस मूवमेंट को आगे बढ़ाया गया है। कई बार इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फेमिनिस्ट मूवमेंट का जो फर्स्ट जो फेज रहा है, जो पहला चरण रहा है, उसमें किस अधिकार की बात की गई या उसका जो ये जो चरण था, ये जो फ्रेज था, वो कौन सी उसका टाइम पीरियड क्या रहा है कि किस टाइम ये फर्स्ट फेज के तौर पर जो है इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया गया था, और सेकंड जो फ्रेज था वो कब वो शुरू हुआ था और उसमें किस तरह के अधिकार की बात की गई थी। इस तरह से भी कई बार कॉम्प्लेक्स करके क्वेश्चन को पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए पहला जो चरण था उसमें राजनीतिक अधिकार की बात की गई है। 19वीं से 20वीं शताब्दी तक जो ये रहता है, आपको पता ही होगा कि 19th और 20th सेंचुरी में कई सारे डेवलप्ड नेशन में जो है कहीं ना कहीं पॉलिटिकल राइट जो स्त्रियों को दिया गया वो मत देने का अधिकार, ठीक है, मत का अधिकार या वोट का अधिकार जो है दिया गया 19वीं और 20वीं शताब्दी में कई सारे देशों में। तो ये था पहला चरण था। ठीक है, एक नारीवादी जो फेमिनिस्ट मूवमेंट था उसका जो पहला चरण था जिसमें राजनीतिक अधिकार के तौर पर जो वोट देने का अधिकार स्त्रियों को दिया गया था। और जो दूसरा चरण है, ठीक है, जिसमें सामाजिक समानता व कानूनी समानता के अधिकार पर बल दिया जाता है। ठीक है, और ये जो दूसरा चरण है ये कब शुरू होता है? 1960 के उदारवादी आंदोलन के साथ शुरू होता है, जिसमें क्या बात की जाती है कि स्त्री के साथ जो है सामाजिक स्तर पर लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, और उसको जो पुरुष के इक्वली समाज में जो है ट्रीट किया जाना चाहिए। ठीक है, दूसरे यहाँ पे कानूनी समानता की भी बात की गई कि कानून के समक्ष जो है पुरुष और स्त्री दोनों जो है इक्वली ट्रीट किए जाने चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट जो इसका तीसरा फ्रेज है, जो तीसरा चरण है, ये 1990 में ये शुरू होता है और दूसरे चरण का विस्तार ही है ये इसमें कोई नया कुछ नहीं, बल्कि जो सेकंड फेज था जिसमें कानूनी और सामाजिक समानता के ऊपर बल दिया गया था, इसी को एक्सटेंड करके जो तीसरा फ्रेज था उसमें जो है इकोनॉमिक इक्वालिटी
इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात की, ठीक है, सामाजिक कानूनी के साथ साथ आर्थिक समानता की भी बात की है। इस तरह से हम देखते हैं कि जो तीन मुख्यतः ये चरण है, ठीक है, जिसमें कहीं ना कहीं नारीवादी आंदोलन को जो आगे बढ़ाने की इसमें बात की गई, ठीक है। तो इसमें आपने मुख्यतः क्या याद रखना है कि ये जो चरण है, ठीक है, इनका जो टाइम पीरियड है वो कब कब था, ठीक है। पहला चरण कब से कब तक रहा, दूसरा चरण कब कब जो है विस्तृत हुआ, और तीसरा चरण कब, ठीक है, और इसमें किन किन अधिकारों की बात की गई, ठीक है। अब अगर इसमें हम देखें मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट है, जेएस मिल है, रूसो, लॉक, बेंथम के बारे में हम थोड़ी सी इसमें ये बात करेंगे कि जो मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट और जेएस मिल है, इन्होंने कहीं ना कहीं पुरुष और स्त्री के इक्वल राइट्स की बात की। मीन्स कि जो स्त्री है, ठीक है, उनके भी अधिकार जो है पुरुषों के इक्वल होने चाहिए। कहीं ना कहीं सार्वजनिक जीवन में एक पुरुष और स्त्री के बीच जो भेदभाव होता है, उस भेदभाव को ख़त्म करके जो है स्त्रियों को पुरुषों को इक्वल ट्रीट करने की इसमें इन्होंने बात की। जैसे इकोनॉमिक्स फेयर में इन्होंने इक्वल पेमेंट फॉर इक्वल वर्क, ठीक है, कि एक समान कार्य के लिए जो एक समान वेतन मिलना चाहिए पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों को भी, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने बात की। बाकी अगर हम लॉक और बेंथम की बात करें तो देखिए इन्होंने भी कहीं ना कहीं मानवीय समानता पर तो इन्होंने बल दिया है, ठीक है, लेकिन फिर भी इन्होंने महिलाओं की समानता की उपेक्षा की है। मीन्स महिलाओं को जो है पुरुषों से थोड़ा हीन माना है। और रूसो भी, ठीक है, रूसो भी कहीं ना कहीं बौद्धिक स्तर पर या तार्किक स्तर पर जो है स्त्री को पुरुष से हीन मानते हैं, ठीक है, पुरुष से वो मतलब कहीं ना कहीं कम आंकते हैं स्त्री को, ठीक है। इसलिए उन्होंने जो है एक इक्वल एजुकेशन की बात नहीं की है कि जबकि स्त्रियां हैं, ठीक है, उनको जो है समान शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए, समान शिक्षा का समर्थन नहीं किया उन्होंने स्त्रियों के लिए, रूसो ने। तो यहाँ पे आपने ये याद रखना है कि कई बार इस तरह से पूछा जा सकता है कि किसने इसमें जो स्त्रियों के राइट्स की बात की। तो सिर्फ जेएस मिल और मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट, ठीक है, बाकी रूसो है, लॉक है, बेंथम, इन लोगों ने कहीं ना कहीं वीमेन को जो है सबॉर्डिनेट समझा है मैन के, ठीक है। आगे हम देखते हैं इसके जो मेन ब्रॉड स्ट्रीम्स हैं, ठीक है। आगे हम देखेंगे ब्रॉड स्ट्रीम्स ऑफ फेमिनिज्म, जिसमें मुख्यतः हम बात करेंगे लिबरल फेमिनिज्म की, रेडिकल फेमिनिज्म की बात करेंगे और सोशलिस्ट फेमिनिज्म की आगे हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो लिबरल फेमिनिज्म है, ठीक है, इससे जुड़े जो विचारक हैं आपने इनको याद रखना है, क्योंकि बहुत दफ़ा इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिबरल फेमिनिज्म से जुड़े हुए थिंकर्स कौन कौन से हैं। अब बेशक आप ये याद रखिए कि जी ये थिंकर्स जो है वो फेमिनिस्ट हैं, लेकिन आपको पता है कि फेमिनिज्म के अलग अलग स्ट्रीम्स हैं, जिसमें हम लिबरल मानते हैं, रेडिकल और सोशलिस्ट मानते हैं, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से फेमिनिज्म को देखने वाले लोग, उनको जो अलग अलग स्ट्रीम्स में जो है उनको कैटेगराइज किया गया है। इसीलिए तो लिबरल फेमिनिज्म, रेडिकल और सोशल फेमिनिज्म जो है अलग अलग इसके 3 स्ट्रीम्स बनाए गए हैं, जिसमें अलग अलग लोग जो हैं वो पर्टिकुलर एक एक विचारधारा के साथ जुड़े हैं, ठीक है। तो जो लिबरल फेमिनिज्म है उसके साथ जुड़े कौन कौन है? मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, इनसे क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। जेएस मिल, वेरी इंपॉर्टेंट, बेट्टी फ्रीडन और कैरोल पैटमैन, ठीक है। तो ये सारे जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और लिबरल फेमिनिस्ट है, आपने इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है। तो देखिए लिबरल फेमिनिज्म क्या है? ये नारीवाद का पहला चरण है, मीन्स जो अर्लीस्ट ट्रेंड है फेमिनिज्म का, ठीक है, फेमिनिस्ट थॉट का जो अर्लीस्ट ट्रेंड है वो है लिबरल फेमिनिज्म, जिसमें सबसे पहले कहीं ना कहीं महिलाओं और पुरुषों की समानता की बात की जाती है, ठीक है, कि सोशल सेक्टर में, ठीक है, महिलाओं और पुरुष के बीच में समानता क्रिएट की जानी चाहिए, ठीक है। एक यहाँ पे देखिए लिबरल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, जैसे हमने लिबरलिज्म की बात की जिसमें व्यक्तियों के अधिकारों की बात की जा रही थी, ठीक है, तो उसी के तहत यहाँ पे कहीं ना कहीं विमेंस के भी राइट्स की बात की जा रही है कि जो भी पॉलिसीज़ व्यक्तियों के लिए बनाई जाएंगी, व्यक्तियों के अधिकारों के लिए, मीन्स पुरुषों के अधिकारों के लिए बनाई जाएंगी, वही पॉलिसीज़ जो है कहीं ना कहीं विमेंस के लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो उसी के तहत जो है मेन एंड वीमेन के यहाँ पे इक्वलिटी की बात की जाती है लिबरल फेमिनिज्म में, कि उनके साथ जो है किसी भी तरीके से सोशल लेवल पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए विमेंस के साथ, ठीक है। तो जैसे हमने बात की कि जेएस मिल ने भी ऑलरेडी, जैसे मान लीजिए इसमें इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात की, ठीक है, कि कहीं ना कहीं इक्वल पेमेंट, इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क, ठीक है, इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क की इन्होंने बात की है मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट और जेएस मिल जैसे विचारकों ने। तो वो क्या क्या कर रहे हैं, वो जो है कहीं ना कहीं सामाजिक स्तर पर जो है समानता की ही बात कर रहे हैं, जबकि हमने देखा कि फेमिनिस्ट जो है, फेमिनिज्म जो है वो एक तरह से पितृसत्तात्मक सत्ता को कहीं ना कहीं चेंज करने की बात तो करता है, लेकिन जो लिबरल फेमिनिज्म है यहाँ पे ये लोग फितरसत्तात्मक सत्ता का कहीं ना कहीं जिक्र कम ही करते हैं, और ये तो ये मानते हैं कि जो एक महिला होती है ना, फैमिली के प्रति उसका झुकाव जो होता है, जो एक जो इमोशन होता है वो नेचुरल होता है, ठीक है, वो स्वाभाविक होता है, ठीक है।
तो लिबरल फेमिनिस्ट ये मानते हैं, इसीलिए वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक स्टेटस को भी बनाए रखने की कोशिश करते हैं कि जो वीमेन की जो फैमिली के अंदर जो पोजीशन है, ठीक है, बेशक वो थोड़ी सी उसमें इम्प्रूवमेंट सुधार होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ख़ास तौर पर इन्होंने यहाँ पे सामाजिक स्तर पर समानता की बात की है, ठीक है, जिसमें देखिए मैरी वोllstonecraft सबसे मेन एक्सपोनेंट है ये लिबरल फेमिनिज्म की। इनकी बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन। 1792 में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, कि विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन किसकी बुक है? 1792 में लिखी गई है, मैरी वोllstonecraft की, ठीक है। मैरी वोllstonecraft क्या कहती हैं कि जो अधिकार, ठीक है, जो अधिकार और विशेष अधिकार, ठीक है, कुछ होते हैं ना जैसे स्पेशल प्रोविजंस होते हैं या स्पेशल प्रिविलेजेस होती है, ठीक है, तो जो अधिकार या विशेष अधिकार जो पुरुष को दिए जाते हैं समाज में, वही जो है महिला को भी मिलने चाहिए। क्यों? क्योंकि महिला भी तो एक मानव है, वो भी तो एक व्यक्ति है, ठीक है। तो ये बात करती है पहले तो मैरी वोllstonecraft, और दूसरी वो ये बात करती है कि राजनीतिक जीवन में, ठीक है, उनकी पॉलिटिकल और सोशल लाइफ में जो है कहीं ना कहीं एक जो लिंग के आधार पर जो महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है, वो भेदभाव जो है ख़त्म कर दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये मैरी वोllstonecraft कहती है अपनी बुक विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन 1792 में, ठीक है। और उनका मानना है कि जो मैन एंड वीमेन है, ठीक है, वो दोनों जो है इक्वली रैशनल क्रिएचर हैं, ठीक है। मतलब जितना आप व्यक्ति को जो है मीन्स पुरुष को जो है आप रैशनल मानते हो, वीमेन भी उतनी ही रैशनल है, ठीक है। लेकिन क्या किया गया सोसाइटी के द्वारा वीमेन को जो है एक तो एजुकेशन नहीं दी गई, ठीक है, दूसरी उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई। अब अगर एजुकेशन ही नहीं दी जाएगी तो अपॉर्चुनिटी कौन देगा, ठीक है। इसीलिए वीमेन की एजुकेशन को लेकर ही हमने कई सारी चीज़ें पढ़ी, देखिए कि कहाँ कहाँ पे कितना संघर्ष करना पड़ा वीमेन की एजुकेशन को लेकर, ठीक है। तो देखिए इस तरह का जो एक डिस्क्रिमिनेशन था समाज में वीमेन्स को लेकर। तो मैरी वोllstonecraft कहती है कि वीमेन को जो एजुकेट कीजिए, एजुकेशन दीजिए, और उस एजुकेशन के बाद उसको अपॉर्चुनिटी दे दीजिए, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं अपनी कैपेबिलिटी दिखा सकती है, ठीक है। तो इस तरह से वो भी अपनी रैशनैलिटी दिखा सकती है, जैसा कि आप पुरुष को रैशनल समझते हो वैसे ही वीमेन भी रैशनल क्रिएचर है, ठीक है। सेकंड हमको जेएस मिल की बात करते हैं, ठीक है। देखिए जेएस मिल ने भी कहीं ना कहीं एक समानता की बात की है, ठीक है, कहीं ना कहीं एक वीमेन की इमेंसिपेशन की बात की है। और वो कहते हैं कि ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं है जहाँ पे आप विमेन को जो है मैन की तुलना में जो कम आंक सकते हो। मींस जितना आप मैन को या पुरुष को जो है आप रैशनल समझते हो, उतनी ही विमेन भी रैशनल है। जितना टैलेंट मैन में है उतना ही टैलेंट कहीं ना कहीं विमेन में भी है, ठीक है। और आपको क्या करना चाहिए? आपको जो है विमेन को हर तरीके के राजनीतिक और कानूनी अधिकार देने चाहिए। ये जेएस मिल बात करते हैं। साथ ही साथ वो रिफॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी लॉ, जो प्रॉपर्टी लॉज है उसमें रिफॉर्म करने की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ये मानना है कि जितना पुरुष का जो है एक फैमिली की प्रॉपर्टी पे अधिकार है, ठीक है, उतना ही विमेन का भी प्रॉपर्टी पे अधिकार है। इसलिए विमेन को जो प्रॉपर्टी से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, इसलिए उन्होंने प्रॉपर्टी लॉज को जो रिफॉर्म करने की बात की। इस तरह से हम क्या देखते हैं कि जो लिबरल फेमिनिज्म में कहीं ना कहीं सुधारों की ज़्यादा बात होती है, मीन्स कहीं ना कहीं एक सुधारवादी आंदोलन भी है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे बेट्टी फ्रीडन की। बेट्टी फ्रीडन भी एक कंटेम्प्रेरी लिबरल फेमिनिस्ट थिंकर है, ठीक है। इनकी इंपॉर्टेंट बुक है द फेमाइन मिस्टेक 1963 की, 1963 की बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। और एक 1983 में, ठीक है, इसके 20 साल बाद इनकी एक अन्य बुक आती है द सेकंड स्टेज। तो देखिए कई बार बुक्स भी पूछी जाती हैं, ईयर भी पूछे जाते हैं और किसकी बुक है, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी ही पड़ेंगी, ठीक है। तो बेट्टी फ्रीडन क्या बात करते हैं, कहीं ना कहीं इन्होंने जो है एक जो मिथ्या बनी थी, ठीक है, मिथ्या क्या कि जो स्त्रियां हैं वो परिवार में कहीं ना कहीं अपनी सुरक्षा ज़्यादा महसूस करती है, पारिवारिक जीवन में ज़्यादा सुरक्षित रहती हैं। तो बेट्टी फ्रीडन ने जो उस मिथ्या को, उस सांस्कृतिक मिथ्या को जो चेतावनी दी, ठीक है, और उन्होंने ये कहा कि इसी मिथ्या के कारण जो है महिला को जो है सार्वजनिक और राजनीतिक कहीं ना कहीं जीवन से, ठीक है, उन सब चीज़ों से दूर रखा जाता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं ये मानती हैं, और ये हर तरह के, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे वो प्राइवेट स्फेयर हो, हर जगह पर विमेंस को मेन के इक्वली ट्रीट करने की बात करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, कैरोल पैटमैन। देखिए कैरोल पैटमैन से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इनकी द सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट, ये इनकी बुक है 1988 में, द सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट कैरोल पैटमैन की बुक है, ठीक है। अब देखिए कैरोल पैटमैन भी एक कंटेम्प्रेरी लिबरल फेमिनिस्ट थिंकर है, ठीक है। ये क्या मानते हैं
कि पैट्रियार्किकल जो रूल था, ठीक है, जो पितृसत्तात्मक सत्ता थी वो भी खत्म नहीं हुई है, ठीक है। जो दावा कौन करते हैं? लिबरल्स, ठीक है, जो आपके लिबरलिस्ट हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं ये दावा करते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा जो कहीं ना कहीं एक पितृसत्ता थी उसको खत्म कर दिया गया। लेकिन कैरोल पैटमैन जो उस मिसकंसेप्शन पे अटैक करते हैं, उसको क्रिटिसाइज करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अभी भी आपकी पितृसत्तात्मक सोच जो अभी भी बनी हुई है, अभी भी महिलाएं उस तरह की सोच का शिकार हैं, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें लिबरल फेमिनिज्म की, ठीक है, तो जो भी लिबरल फेमिनिस्ट हैं इन्होंने कहीं ना कहीं लैंगिक विभाजन को दूर करते हुए पुरुष और महिला के मध्य जो एक समानता को स्थापित करने का समर्थन किया हुआ है, ठीक है। आगे हम देखते हैं रेडिकल फेमिनिज्म। नेक्स्ट हम देखते हैं रेडिकल फेमिनिज्म, उग्र नारीवाद, ठीक है। ये नेक्स्ट ब्रॉड स्ट्रीम है फेमिनिज्म की, जिसमें कहीं ना कहीं हम सबसे पहले हम देखते हैं इनइक्वालिटीज़ की, विषमता के बारे में बात की जाती है इसमें, ठीक है, कि जो भी सार्वजनिक और आर्थिक जीवन में जो विषमता का जो मूल कारण है वो कहीं ना कहीं पारिवारिक या निजी क्षेत्र में व्यापक विषमता है। मीन्स जो निजी जो यहाँ पे इनकी जो पर्सनल लाइफ में जो एक डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है, मेन एंड वीमेन का, ठीक है, वो जो विषमता है उसी का परिणाम है कि सार्वजनिक और आर्थिक जीवन में विषमता देखने को मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पे विषमता के जो कुछ निर्धारक तत्व है, आप यूं कहिए कि जो अलग अलग रूप है विषमता के, इनइक्वालिटी के जो अलग अलग रूप है वो कहाँ कहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। एक तो पितृसत्तात्मक समाज है, ठीक है। दूसरा सेक्स एंड जेंडर का जो घोल मेल है यहाँ पे, ठीक है। तीसरा घरेलू कार्यों में मूल्य आकलन पर बल नहीं है। मीन्स जो घरेलू जो काम है, ठीक है, औरतों के, उन कामों का कोई भी आकलन नहीं है कि वो काम जो किस तरह के हैं, क्या वो सार्वजनिक क्षेत्र के कामों से भी बढ़कर हैं या बहुत कम है, ठीक है। इस तरह का कोई भी आकलन नहीं किया जाता है। और राजनीति को केवल सार्वजनिक जीवन तक ही सीमित रखना, अर्थात राजनीति की जो परिभाषा है यहाँ पे ऐसी बनाई गई है कि आपका जो निजी, आपके जो घरेलू काम है या जो निजी क्षेत्र के जो काम है, ठीक है, उनको जो राजनीति के दायरे से बाहर रखा जाता है। मीन्स उनको पॉलिटिकल मैटर नहीं समझा जाता है, उसको सिर्फ एक पर्सनल मैटर समझा जाता है, इसीलिए वहाँ पे एक इनइक्वालिटी है, ठीक है। अब इसमें देखिए सार्वजनिक और निजी जीवन के मध्य विभाजन महिलाओं के शोषण का मूल कारण है, ठीक है। ये जो सार्वजनिक व निजी जीवन के मध्य जो विभाजन किया गया है कि कौन सा क्षेत्र जो सार्वजनिक रहेगा और कौन सा क्षेत्र जो निजी जीवन में आता है, ठीक है। महिलाओं के लिए ये जो सार्वजनिक और निजी जीवन के मध्य जो विभाजन है, यही विभाजन महिलाओं के शोषण का मूल कारण बना हुआ है। इसीलिए जो फेमिनिस्ट हैं, ठीक है, फेमिनिस्ट थिंकर्स हैं, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ का भी सपोर्ट समर्थन करते हैं, इस चीज़ की भी मांग करते हैं कि निजी जीवन को भी, महिलाओं के निजी जीवन को जो है पॉलिटिकल स्फेयर में लाया जाए, ठीक है, पॉलिटिकल या राजनीतिक क्षेत्र में उस चीज़ को लाया जाए। जो महिलाओं का जो निजी जीवन है, जो निजी मामले हैं, उनको भी कहीं ना कहीं राजनीतिक मामले बना दिया जाए, ताकि वहाँ पे उन लोगों के साथ जस्टिस हो सके, फीमेल्स के साथ जस्टिस हो सके। वन बाय वन हम इन चीज़ों को देखेंगे। तो जो पहला आधार है इनइक्वालिटी का या विषमता का, जो पहला आधार है वो है पितृसत्ता। पितृसत्ता का मतलब मीन्स इसको इंग्लिश में हम पैट्रियार्की कहते हैं, और पितृसत्ता का मतलब क्या है? पिता का शासन या पति का शासन समझ लीजिए कि परिवार के अंदर जिस तरह से एक पिता का शासन होता है बच्चों पे, औरतों पे, ठीक है, या एक पति का शासन होता है, ठीक वैसे ही कहीं ना कहीं समाज भी जो एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी बन जाता है, ठीक है, जिसमें जो है पुरुष प्रधान समाज जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि महिलाओं को सिर्फ घरेलू कार्यों तक सीमित रखा जाता है और राजनीति को जो है वो कहीं ना कहीं एक पुरुषों का जो क्षेत्र माना जाता है, ठीक है, कि जहाँ पे सिर्फ पुरुष ही उसमें जो है रूल करते हैं, शासन करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मान जाती है कि पितृसत्ता से जो है एक इनइक्वालिटी जो क्रिएट होती है, ठीक है। कैट मिलेट, ठीक है, कैट मिलेट का मानना है, ये एक फेमिनिस्ट विचारक हैं, ठीक है, इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन भी है यहाँ पे। वो कहती है कि पितृसत्तात्मक सरकार एक ऐसी संस्थात्मक व्यवस्था है जिसमें आधी महिलाओं की जनसंख्या पर आधे पुरुषों का नियंत्रण रहता है, ठीक है। तो जो पैट्रियार्किकल सिस्टम है, इसको ये ऐसी एक मतलब, या आप यूँ समझिए कि जो पैट्रियार्किकल सिस्टम जो फैमिली से ड्रैग होकर जब सोसाइटी में जो वो पितृसत्तात्मक सत्ता जो कहीं ना कहीं एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी जब बन जाती है, ठीक है, तो ये एक ऐसा सिस्टम या एक ऐसी संस्था बन जाती है, ठीक है, ऐसा संस्थात्मक व्यवस्था बन जाती है जिससे क्या होता है कि आधी आबादी पर, ठीक है, आधी आबादी महिलाओं की, ठीक है, उन पर जो है कहीं ना कहीं किसका नियंत्रण रहता है? आधे पुरुषों का नियंत्रण रहता है। तो इस तरह से कैट मिलेट ने यहाँ पे इसको डिफाइन करने की कोशिश की है एक पितृसत्तात्मक सरकार को, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, इस तरह से कई बार ऐसा पूछा जा सकता है कि किसने इस तरह से कहा है, तो दैट इज कैट मिलेट। नेक्स्ट हम देखते हैं
नेक्स्ट बेस देखते हैं हम सेक्स एंड जेंडर। ठीक है, देखिए सेक्स एंड जेंडर दोनों जो है अलग अलग टर्म्स है। ठीक है, दोनों का मीनिंग अलग है। ठीक है, सेक्स मीन रिप्रोडक्टिव फंक्शंस एंड जेंडर मीन्स कल्चरल आइडिया, मीन्स कि जो आपका जो जेंडर है, ठीक है, कहीं ना कहीं ये कल्चरली जो है डेवलप किया गया। जैसे मान लीजिए हम जो सोसाइटी में ना दो मीन्स सेक्स बेस पे हम दो कैटेगरी में लोगों को बांटते हैं, जैसे मेल एंड फीमेल। ठीक है, तो मेल एंड फीमेल का जो रोल रहता है, ठीक है, क्या रोल है, ठीक है, मेल क्या क्या काम करेगा, फीमेल क्या क्या काम करेगी। जैसे मान लीजिए एक माँ का रोल करेगी प्ले, एक सिस्टर भी है फीमेल, ठीक है, घरेलू काम करेगी। तो ये कैटेगराइजेशन किसने की है? ये समाज ने की, सोसाइटी ने की, इसलिए इसको कल्चरल आइडिया बोला गया। ठीक है, रूसो ने भी, रूसो की एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, देखिए 1755 में रूसो की बुक आती है, ए डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटीज़। ठीक है, 1755 में, कई बार एक बुक पूछी भी गई हुई है। तो रूसो ने भी इसमें कहीं ना कहीं दो तरह की इनइक्वालिटीज़ की बात की, एक नेचुरल इनइक्वालिटीज़ और एक होती है कन्वेंशनल इनइक्वालिटी। अब नेचुरल इनइक्वालिटी वही इन्होंने बोला कि आपकी जो एक जो फिजिकल अपीयरेंस है मेल एंड फीमेल की, ठीक है, दैट इज़ नेचुरल इनइक्वालिटी, मीन्स ये प्राकृतिक विषमता है कि जो हम बात करते हैं कि मनुष्य, ठीक है, मनुष्य में जैसे हम आदमी और औरत की बात करते हैं, दोनों की जो एक बायोलॉजिकल जो कंपोजिशन है वो दैट इज़ डिफरेंट दोनों की, तो ये नेचर ने इनको बनाया है। ठीक है, लेकिन जो कन्वेंशनल इनइक्वालिटी है, जिसमें मान लीजिए कि एक जो समाज में जो एक भेदभाव है लोगों के बीच प्रेस्टीजियस को लेकर, कल्चर को लेकर, या आप यूँ कहें कि सोशल स्टेटस को लेकर, जो मनुष्य के साथ जो अमीर गरीब, ठीक है, काला सफ़ेद, इस तरह मीन्स काला गोरा, ये सारी जो इनइक्वालिटीज़ है, ठीक है, ये सारी जो कन्वेंशनल या मैन मेड इनइक्वालिटीज़ हैं। ठीक है, इस वजह से जो औरत और पुरुष के बीच में जो भेदभाव होता है, या औरत को जो कहीं ना कहीं सबॉर्डिनेट समझा जाता है पुरुष के, तो ये भी कन्वेंशनल इनइक्वालिटी, ये प्राकृतिक नहीं है। ठीक है, यहाँ पे रूसो ये कहने की कोशिश करें, लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पे जो लोग जो नारीवादी विचारों का विरोध करते हैं, या जो परंपरावादी हैं, ठीक है, जो कहीं ना कहीं पुरानी प्रथाओं में विश्वास रखते हैं, उनका ये मानना है कि जो एक इनइक्वालिटी है समाज में, जो विषमता है, ठीक है, औरत और पुरुष के बीच में, वो जो प्राकृतिक है। ठीक है, और प्रकृति के द्वारा जो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई, वो लोग सिर्फ उसी को निभाएं। ठीक है, उन्हीं को निभा रहे हैं। जैसे मान लीजिए वो एक ट्रेडिशनल व्यू है कि औरत का काम क्या है, सिर्फ घर में घर की देख रेख करना, ठीक है, बच्चों का पालन पोषण करना, बच्चे पैदा करना, ठीक है, घरेलू कार्य करना। ठीक है, ये एक ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू है, और उनका ये मानना है कि ये जो नेचुरल है ना, उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है लेडी की, उसकी वही उसी काम को करने के लिए है। ठीक है, और मैन जो है उसको कंपैरेटिवली वो जो है स्ट्रॉन्ग है उससे, ठीक है, वो जो है शासन करने के लिए बना है, इसीलिए जो पितृसत्तात्मक सत्ता को कहीं ना कहीं वो लोग जो प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसी के क्रिटिसिज्म में यहाँ पे देखिए मैरी डेवी ने जो एक स्टेटमेंट कही है कि हम लोग महिला विरोधी समाज में रह रहे हैं, जिसमें पुरुष सामूहिक रूप से महिलाओं का शोषण कर रहे हैं। ठीक है, तो कई बार इस तरह की कोटेशन पूछी जाती है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है, और ये आपको पता रखना ही पड़ेगा, क्योंकि इसको समझने याद करने की कोई ऐसी ट्रिक अभी है नहीं। वैसे आप अपने हिसाब से अपने कंफर्ट के लिए आप अपने हिसाब से अपनी एक निमोनिक्स बना सकते हैं, उनको याद रख सकते हो। तो मेरी डेवी क्या कहते हैं कि हम लोग महिला विरोधी समाज में रह रहे हैं, मतलब ऐसा समाज जहाँ पे महिलाओं का विरोध होता है, जिसमें पुरुष सामूहिक रूप से क्या करते हैं, महिलाओं का शोषण करते हैं सामूहिक रूप से। ठीक है, कलेक्टिवली वो जो महिलाओं को एक्सप्लॉइट करते हैं, मेरी डेवी ने कहा। और मैकिनोन क्या कहते हैं कि पुरुष का प्रभुत्व जो महिलाओं पर घर में, बिस्तर पर, रोजगार में, सड़क पर और पूरे जीवन पर है। ठीक है, मीन्स हर स्फेयर में महिलाओं के, हर स्फेयर में जो है क्या है, पुरुषों का प्रभुत्व है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है साइमन द बुआ की, जिसमें ये लिखा गया है कि महिलाएं पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट कोटेशन है, ये भी आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है आपके लिए, और आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है निजी और सार्वजनिक जीवन में भेद। देखिए राजनीति के अंतर्गत यहाँ पे निजी और सार्वजनिक जीवन में भेद किया जाता है कि कौन सा जो स्फेयर है वो पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत आता है। ठीक है, मतलब जो यहाँ पे जो एक स्त्री और पुरुष में जो भेद का आधार है वो है निजी और सार्वजनिक जीवन में जो भेद किया जाता है, उस आधार पर भी कहीं ना कहीं जो व्यक्ति, या आप यूँ समझिए कि औरत की जो निजी जिंदगी है, ठीक है, उसको जो राजनीति के बाहर रखा जाता है, राजनीति के क्षेत्र से जो बाहर रखा जाता है। या एक आप ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू देखिए तो उसमें क्या माना जाता है कि जो राजनीति का क्षेत्र है वो सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र ही है। ठीक है, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र से ही संबंधित है आपकी राजनीति, लेकिन निजी क्षेत्र से संबंधित नहीं है। निजी क्षेत्र का मतलब जो आपके अपने व्यक्तिगत पर्सनल घर के मामले हैं, ठीक है, वो जो है राजनीतिक क्षेत्र से बाहर है।
ठीक है। पारिवारिक जीवन गैर राजनीतिक माना जाता है इसमें, ठीक है। तो फेमिनिज्म जो रेडिकल फेमिनिस्ट हैं, ठीक है, वो इस बात को भी यहाँ पे क्लेम करते हैं कि आपका जो निजी जीवन है ना, वो भी राजनीति से बाहर नहीं होना चाहिए, उसको भी राजनीति का एक पार्ट बनाओ। खासकर महिलाओं का जो निजी जीवन है, जो घर की जो उनकी हालात हैं, घर के जो मैटर्स हैं, ठीक है, चाहे वो पति और पत्नी का मैटर है, चाहे वो बच्चे और पिता का मैटर है, ठीक है, उनको भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल स्फेयर में लाना चाहिए, ठीक है। कैट मिलेट एक बहुत इनकी इंपॉर्टेंट बुक है द सेक्सुअल पॉलिटिक्स, ठीक है, 1971, कई बार मैच करने के लिए बुक भी पूछी गई। इस बुक में कैट मिलेट कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जो पॉलिटिक्स है उसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, एक नई डेफिनेशन तैयार करने की कोशिश करते हैं। और कैट मिलेट कहती है कि राजनीति क्या है, राजनीति जो है शक्ति संरचना पर आधारित होती है, ठीक है। शक्ति जो आपका जो पावर स्ट्रक्चर है उस पर आधारित होती है, जिसमें क्या होता है कि एक समूह के द्वारा दूसरे समूह को नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। अब कोई भी एक पर्टिकुलर ग्रुप है वो दूसरे को कंट्रोल में करेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए सरकार व नागरिकों के मध्य का संबंध, ठीक है। परिवार में ले लीजिए तो पति और पत्नी के मध्य का संबंध और पिता व बच्चे का संबंध, ये सारी जो क्या है राजनीति का क्षेत्र है, ऐसा कैट मिलेट मानते हैं। और आज के जो उग्र आपके फेमिनिस्ट हैं वो मानते हैं कि राजनीति के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आ जाती हैं और आनी भी चाहिए, क्योंकि यहीं से पता चलेगा कि घरेलू जीवन में जो औरतों के क्या हालात हैं, ठीक है, औरतों के साथ किस तरह से एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। तो उनके जो घरेलू मामले हैं, जो घरेलू जो निजी जिंदगी है, वो भी कहीं ना कहीं राजनीति के क्षेत्र के दायरे के अंतर्गत आनी चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें नेक्स्ट देखेंगे कैरोल पैटमैन की। देखिए कैरोल पैटमैन कहते हैं कि महिलाएं अभी भी प्राकृतिक अवस्था में हैं, एक बात। और दूसरी बात उन्होंने क्या किया है कि कल्याणकारी राज्य को जो पितृसत्तात्मक राज्य कहा है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है। देखिए ये भी आ सकता है कि कल्याणकारी राज्य को जो पितृसत्तात्मक राज्य किसने कहा है, कैरोल पैटमैन। एंड महिलाएं अभी भी प्राकृतिक अवस्था में है, ये किसने कहा, कैरोल पैटमैन। देखिए प्राकृतिक अवस्था का जिक्र कहाँ हुआ था, सामाजिक समझौते के सिद्धांत में, ठीक है, कि जब राज्य बनाया गया था तो राज्य कैसे बनाया गया था, सामाजिक समझौते के द्वारा। जो भी सोशल कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट थिंकर्स हुए, ठीक है, जिन्होंने ये कहा कि राज्य को जो सामाजिक समझौते के द्वारा बनाया गया है, उससे पहले एक प्राकृतिक अवस्था थी, ठीक है। तो कैरोल पैटमैन का मानना ये था कि वो जो सामाजिक समझौता था वो झूठा है, ठीक है। आप यूँ समझिए कि कैरोल पैटमैन उस सामाजिक समझौते का खंडन करते हैं, उसका विरोध करते हैं और ये मानते हैं कि महिलाएं जो उस समझौते में शामिल नहीं थी और महिलाएं अभी भी प्राकृतिक अवस्था में हैं। किसी भी तरीके से स्टेट जो महिलाओं के लिए कोई भी प्रावधान नहीं करता, बल्कि स्टेट भी महिलाओं को एक अलग आइडेंटिफिकेशन देकर महिलाओं के साथ भेदभाव करता है, ठीक है। तो कल्याणकारी राज्य को जो क्या कहा इसने, एक पितृसत्तात्मक राज्य कहा। दोनों कोटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है कैरोल पैटमैन की, ठीक है। आगे देखिए वर्जीनिया वुल्फ की बात करते हैं, अ रूम ऑफ वंस ओन। 1929 में इनकी एक बुक आती है अ रूम ऑफ वंस ओन, वर्जीनिया वुल्फ, ठीक है। कई बार मैंने बताया कि जितने भी फेमिनिस्ट थिंकर है आपको सबकी बुक्स जो याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये सारे थिंकर्स जो कहीं ना कहीं रेडिकल फेमिनिज्म से रिलेटेड है, कैरोल पैटमैन आपकी, वर्जीनिया वुल्फ, साइमन द बुआ और ये शोलामित फायरस्टोन और कैट मिलेट, ये सारे जो है रेडिकल फेमिनिस्ट है, ठीक है। और इनकी हम बुक्स को अभी डिस्कस करें तो वर्जीनिया वुल्फ की जो बुक है वो है अ रूम ऑफ वंस ओन, 1929 में लिखी गई, जिसमें ये कहते हैं कि वीमेन को सोशली और फिजिकली जो है डोमिनेट किया गया है, ठीक है। कहीं ना कहीं वर्जीनिया वुल्फ ने विमेंस की सोशल और फिजिकल जो डोमिनेशन है, ठीक है, मैन की विमेन के ऊपर, उसके ऊपर बात की। नेक्स्ट साइमन द बुआ की बात करते हैं तो इनका द सेकंड सेक्स 1949 की इनकी बुक है और इसमें इन्होंने ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन, जैसे हमने अर्लियर भी इसको डिस्कस किया कि ए वुमन इज़ नॉट बोर्न बट मेड। वुमेन जो स्त्री है, ठीक है, महिला, उसको वो पैदा नहीं हुई है बल्कि उसको बनाया गया है, ठीक है। महिला पैदा नहीं होती बल्कि बनाया जाता है। तो साइमन द बुआ की बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है ये, ठीक है। और शुलामित फायरस्टोन, ठीक है, अ डायलेक्टिक ऑफ सेक्स 1970, शुलामित फायरस्टोन की बुक है। और लास्ट में हम कैरोल पैटमैन की हमने, सॉरी नॉट कैरोल पैटमैन बट यस कैट मिलेट की हमने बात की है कि इन्होंने जो सेक्सुअल पॉलिटिक्स जो 1971 में इन्होंने बुक लिखी है, जिसमें ये क्या करते हैं, राजनीति को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि राजनीति जो कहीं ना कहीं सार्वजनिक मामलों से ही संबंधित नहीं है बल्कि राजनीति जो है आपके व्यक्तिगत मामलों से भी संबंधित है, ठीक है। जिस तरह से राज्य और नागरिक का संबंध है, जिस तरह से पिता और पुत्र का संबंध है, जिस तरह से पति और पत्नी का संबंध है, ये सारी चीज़ें जो कहाँ आती है, राजनीति के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट रेडिकल फेमिनिज्म। आगे हम बात करेंगे सोशल फेमिनिज्म के बारे में।
नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए सोशलिस्टिक जो फेमिनिज्म है, ठीक है, जो समाजवादी जो आपका नारीवाद है, ठीक है, इसमें क्या माना जाता है। एक तो आप मुख्यतः आप इस बात को याद रखिए कि इसमें ये माना जाता है कि जो महिलाओं का जो शोषण है वो पुरुषों के द्वारा नहीं बल्कि कहीं ना कहीं ये पूंजीवादी व्यवस्था के कारण होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सोशलिस्टिक फेमिनिज्म में बात की जाती है टू फोल्ड कैपिटलिस्ट सोसाइटी, ठीक है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी के टू फोल्ड यहाँ पे बताए हैं। ए जैसे मान लो मेन एंड वुमेन, ठीक है, मेन एंड वुमेन की कैटेगरी जिसमें क्या होता है कि मेन किसको डोमिनेट करता है, विमेन को, ठीक है। दूसरा है कैपिटलिस्ट एंड वर्कर, जिसमें कैपिटलिस्ट किसको डोमिनेट करता है, वर्कर्स को, ठीक है। इसी तरीके से इसमें यह माना जाता है कि आपकी जो सोशलिज्म की इस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है, वो वुमेन्स की इमेंसिपेशन के लिए ज़रूरी है। मीन्स जिस तरह से यहाँ पे ये बताया जाता है कि आपके जो वर्कर्स हैं, ठीक है, मान लीजिए जब समाजवाद की बात हो रही थी कि समाजवाद की जो स्थापना है वो क्यों ज़रूरी है, ताकि जो पूंजीवादी व्यवस्था है जहाँ पे जो वर्कर्स का जो शोषण होता है, ठीक है, उस व्यवस्था को ख़त्म कर दिया जाए, पूंजीवादी व्यवस्था को ख़त्म कर दिया जाए, एक सोशलिज्म लाया जाए, समाजवाद लाया जाए, जहाँ पे उत्पादन के समस्त साधनों पे जो है समाज का जो है वर्चस्व या समाज का स्वामित्व होगा, ठीक है, सोशल ओनरशिप होगी, ठीक है, तभी वर्कर्स को जो है मुक्ति मिल सकती है, एमेंसिपेशन मिल सकती है कैपिटलिस्ट सिस्टम में, क्योंकि जो आपके सोर्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे वो किसके हाथ में होंगे, वर्कर्स के हाथ में होंगे। वैसे ही यहाँ पे जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी या कैपिटलिस्ट सिस्टम को ही विमेन के भी शोषण का कारण माना जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो औरतों का शोषण है वो मैन के द्वारा नहीं होता बल्कि नहीं मैन के द्वारा भी होता है, पर यहाँ पे देखिए ज़्यादा यहाँ पे जो है तवज्जो किसको दे दी जाती है, लैंगिक आधार को ना देकर यहाँ पे वर्गीय आधार को दी जाती है ज़्यादा तवज्जो की। ज़्यादा जो वुमेन्स का जो एक जो एक्सप्लॉयटेशन है वो जो वर्ग के द्वारा, वो कौन सा वर्ग, वो है पूंजीवादी वर्ग, ठीक है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी, ठीक है। तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी के आने के बाद ही विमेंस का जो है कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, इसलिए ये यहाँ पर ये सोचते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सोशलिज्म इज इंपॉर्टेंट फॉर विमेंस इमेंसिपेशन, राइट। अब देखिए चार्ल्स फॉरेर की जब बात कर रहे थे कि यूटोपियन सोशलिस्ट है, ठीक है, उन्होंने कहीं ना कहीं इस तरह की एक समाजवाद की व्यवस्था करने का एक ख्वाब देखा, ठीक है, क्योंकि वो यूटोपियन थे, कहीं ना कहीं कल्पना लोकीय थिंकर थे, तो कल्पना ही कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें कहीं ना कहीं मेन एंड वीमेन को जो है इक्वली इंपॉर्टेंस दी जाएगी, मीन्स विमेंस को भी मेन के इक्वली ही माना जाएगा, ठीक है, एक इक्वालिटी की बात की जाएगी इन दोनों के अंदर। और फ्रेडरिक एंगल्स, ठीक है, देखिए इनकी एक बुक है बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट, ठीक है। देखिए फ्रेडरिक एंजल की बुक 1884 में लिखी गई है, ठीक है, जिसमें फ्रेडरिक एंगल्स भी इसी बात को मानते हैं कि जो महिलाओं की जो स्थिति है आज, ठीक है, वो जो है पूंजीवादी व्यवस्था और निजी संपत्ति के आने के बाद ऐसी हुई है, ठीक है, जो आपका प्राइवेट प्रॉपर्टी आया और कैपिटलिस्ट सिस्टम आया, ठीक है, उसके कारण ही महिलाओं को जो है कहीं ना कहीं उनके अधिकारों से वंचित किया गया है। क्योंकि पूंजीवाद के विकास से पहले ये मानते हैं कि एक पारिवारिक जीवन था, साम्यवादी था और समाज कैसा था, मात्र सत्तात्मक था, ठीक है, लेकिन कैपिटलिज्म आने के बाद क्या हुआ, वही समाज जो है साम्यवाद की जगह वो पूंजीवाद बन गया और मातृ सत्तात्मक की जगह वो पितृ सत्तात्मक बन गया, ठीक है। तो इस तरह से ये मानते हैं। और दूसरी इसमें क्या क्या कहते हैं, फ्रेडरिक एंगल्स ने कहा है कि आपका जो परिवार है ना, परिवार एक ऐसी संस्था है जिसके द्वारा जो महिलाओं का शोषण किया जाता है, ठीक है, परिवार नामक संस्थाओं से महिलाओं का शोषण किया जाता है। इस तरह की कोटेशन अगर आए तो आपने समझ लेना कि फ्रेडरिक एंगल्स ने ये बात कही है, ठीक है। और वो मानते हैं कि समाजवादी जब समाज आएगा, ठीक है, जब सोशलिज्म आएगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, विवाह नहीं होगा, जैसे ही निजी संपत्ति की समाप्ति होगी, ठीक है, पितृसत्ता का भी अंत स्वाभाविक रूप से देखा जाएगा, ठीक है। इस तरह से फ्रेडरिक एंगल्स बात करते हैं। नेक्स्ट है ब्लैक फेमिनिज्म। देखिए अमेरिका की श्वेत महिलाओं के द्वारा ये मूवमेंट चला गया था। एंजेला डेविस का मानना ये था कि ब्लैक फेमिनिज्म के अंतर्गत जो औरतें हैं, ठीक है, जो औरतें हैं उनको दो स्तर पर जो है शोषण का शिकार होना पड़ता है। एक पितृसत्तात्मक स्तर पर, ठीक है, जिनकी सोसाइटी कहीं ना कहीं वो भी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। दूसरा प्रजाति भेदभाव, उनके साथ जो रंग के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है। तो ये बात किसने की है, एंजेला डेविस ने ये बात की है। दैट इज़ ब्लैक फेमिनिज्म। आपने बस ये याद रखना है कि ब्लैक फेमिनिज्म ये बात करता है कि औरतों का शोषण एक तो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के आधार पर और दूसरा उनके कलर या उनके प्रजाति भेदभाव के आधार पर औरतों का शोषण होता है। लेकिन जो अश्वेत महिलाएं हैं उनका ये मानना है कि सभी महिलाएं जो है बिल्कुल समान हैं, ठीक है। और एक बात एक गैल रूबिन ने कहा था कि अश्वेत महिलाओं का अस्तित्व नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनकी पहचान इस समाज में अनुपस्थित है, ठीक है, ये माना है गैल रूबिन ने, ठीक है। तो कई बार हो सकता है कि इस तरह की कोटेशन भी आपको देखने को मिल जाए आपके एग्जाम में, ठीक है। आगे देखते हैं।
इको फेमिनिज्म, ठीक है, एक अन्य टर्म है इको फेमिनिज्म, जिसको पारिस्थितिकी नारीवाद भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए पारिस्थितिकी नारीवाद का जो पहला यूज़ है, जो पहला प्रयोग किया था इस वर्ड का, वो फ्रैंकोइस डी यूबोन ने किया था। ठीक है, फ्रैंकोइस डी यूबोन का। इस तरह कई बार मतलब इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इको फेमिनिज्म वर्ड को सबसे पहले किसने प्रयोग किया था। ठीक है, तो डायरेक्ट इसका आंसर बनता है फ्रैंकोइस डी यूबोन ने ये किया था 1974 में। देखिए इको फेमिनिज्म में क्या माना जाता है कि जैसे मानव का प्रकृति पर नियंत्रण होता है, वैसे ही औरत पर पुरुष का होता है। ठीक है, यहाँ पे औरत का जो एक कंपैरिजन है या तुलना है वो किसके साथ की गई है, प्रकृति के साथ उसकी तुलना की गई कि जिस तरह से आप ये समझिए कि प्रकृति पर जो मानव का जो नियंत्रण रहता है, अब वो नियंत्रण किसी भी तरीके का हो सकता है। मान लीजिए मानव ने जो है एक्सप्लॉयटेशन ही किया है प्रकृति का, तो आप ये समझ लीजिए कि उसी तरह से औरत का भी एक्सप्लॉयटेशन पुरुष ने ही किया हुआ है। ठीक है, तो औरत को यहाँ पे किसके साथ कंपेयर किया गया है, प्रकृति के साथ। ठीक है, नेचर के साथ। तो ऑब्वियसली मनुष्य ने जो है नेचर के साथ भी बहुत खिलवाड़ किया है, बहुत एक्सप्लॉयटेशन किया है प्रकृति का भी, और उसी तरीके से वो औरत का भी एक्सप्लॉयटेशन किया करता है, और ये माना जाता है इको फेमिनिज्म के अंतर्गत। एक टर्म कल्चरल फेमिनिज्म है। ठीक है, कल्चरल फेमिनिज्म में भी देखिए यही माना जाता है कि जिस तरह से पारिस्थितिकी नारीवादी ये मानते हैं, ठीक है, जो इको फेमिनिस्ट ये मानते हैं कि जो पितृसत्तात्मक जो सत्ता होती है, मतलब जो पितृसत्ता होती है, ठीक है, पैट्रियार्किकल सिस्टम होता है, ठीक है, उसके द्वारा निर्मित की गई जो संस्कृति है, ठीक है, वो जीवन विज्ञान पर हावी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि जैविक रूप से महिलाओं का स्वभाव किस तरह से माना गया है, प्रकृति की तरह माना गया है। ठीक है, जो मान लीजिए प्रकृति के गुण क्या होते हैं, ठीक है, शांत स्वभाव की देखभाल। ठीक है, प्रकृति भी जिस तरह से हमारी देखभाल करती है उसी तरीके से महिला भी देखभाल करती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी ये माना जाता है कि महिलाओं का स्वभाव जो प्रकृति जैसा है, जबकि संस्कृति रूप में पितृसत्ता का प्रभाव है। ठीक है, सांस्कृतिक रूप में पितृसत्ता का मीन्स जो आपकी जो पितृसत्ता जो पैट्रियार्की उसको जो कल्चर बना दिया गया है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे कल्चरल फेमिनिज्म में ये बात की जाती है। और स्पिरिचुअल फेमिनिज्म में भी क्या बात की जाती है, देखिए स्पिरिचुअल फेमिनिज्म एक अलग टर्म है। स्पिरिचुअल का मतलब क्या होता है कि सभी वस्तुओं को अपने जैसे दिखने लगे। ठीक है, सभी वस्तुओं में अपने जैसा दिखने लगे तो उसे आध्यात्मिक कहा जाता है या स्पिरिचुअल कहा जाता है। ठीक है, इसमें भी क्या बात की जाती है कि आध्यात्मिक जो नारीवाद ये मानते हैं कि प्रकृति के सबसे ज़्यादा नज़दीक जो महिलाएं होती है। ठीक है, मीन्स महिलाओं का जो स्वभाव है वो बिल्कुल प्रकृति की तरह, इसमें भी यही बात की जा रही है कि प्रकृति के साथ ही महिलाओं की तुलना की जा रही है। ठीक है, जबकि परिवर्तनवादियों का मानना ये है कि प्रकृति के साथ संबंधों के अलावा महिलाओं का उचित प्रतिनिधित्व सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक क्षेत्र में भी होना चाहिए। तो ये स्पिरिचुअल फेमिनिज्म के अंतर्गत माना जाता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं लास्ट बट नॉट लिस्ट एथिक्स ऑफ केयर, देखभाल की नैतिकता। ठीक है, ये विचार किसने दिया है, कैरोल गिलिगन ने दिया है। इनकी बुक आई थी इन अ डिफरेंट वॉइस। ठीक है, इन अ डिफरेंट वॉइस, कई बार इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है कि ये विचार किसने दिया, एथिक्स ऑफ केयर का विचार किसने दिया, तो कैरोल गिलिगन। ये भी एक फेमिनिस्ट थिंकर है। ठीक है, इनकी बुक कौन सी है, इन अ डिफरेंट वॉइस। ठीक है, जिसमें इन्होंने किस चीज़ को ज़्यादा महत्व दिया है, मानवीय समयबद्धता होगी, परित्याग और दूसरों के प्रति दायित्व। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसको जो ज़्यादा इन्होंने महत्व दिया है। देखिए हम अधिकांश जो रेडिकल फेमिनिस्ट की बात करें, हम जो उग्र आपके नारीवादी जो विचारक रहे, ठीक है, उन्होंने कहीं ना कहीं ये बात कही कि अगर महिलाओं को जो है मुक्ति देनी है, ठीक है, महिलाओं को जो अगर पितृसत्ता से मुक्ति देनी है, तो एक जो परंपरागत तौर पर जो महिलाओं को जो है परिवार के अंतर्गत जो दायित्व दे के रखे गए ना, आप उन दायित्वों से उनको मुक्त कर दीजिए। ठीक है, सबसे पहले तो, लेकिन ये सारे लोग नहीं मानते थे। ठीक है, उनमें से कैरोल गिलिगन भी एकमात्र ऐसे थे जो कहीं ना कहीं महिलाओं के उस दायित्व से उनको छुड़ाना नहीं चाहते थे। मीन्स उनको वो देखभाल की जो नैतिकता है महिलाओं की, ठीक है, वो उनको कहीं ना कहीं वैल्यूएबल लगती है, क्योंकि उनका मानना था कि सभी पुरुष चाहे महिलाएं, ठीक है, उन सब का जो एक थॉट प्रोसेस है तो वो अलग अलग होता है तथा, ठीक है, और भिन्न कहीं ना कहीं जो पुरुष न्याय को ज़्यादा महत्व देते हैं, जबकि महिलाएं क्या क्या करती हैं, महिलाएं न्याय के साथ साथ देखभाल को भी ज़्यादा महत्व प्रदान करती है। ठीक है, तो इस तरह से ये बात करते हैं देखभाल की नैतिकता की। तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही काफ़ी है, क्योंकि बहुत लंबा लेक्चर भी हो चुका है। आई होप ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इस लेक्चर में हमने पूरी कोशिश की कि जो फेमिनिज्म से रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं, तो हमने वो सारी चीज़ें इसमें देने की कोशिश की है। ठीक है, बाकी आई होप कि आप सबकी तैयारियाँ बहुत अच्छे से चल रही होंगी। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जय हिंद।